हेलो दोस्तों, मेरा नाम धवल है। मैं अहमदाबाद का रहने वाला हूँ। मैं अभी 27 साल का हूँ। मैं दिखने में बहुत ही हैंडसम हूँ और मैं गूगल की बहुत बड़ी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। एक दिन की बात है, जब मुझे कंपनी में से वेकेशन मिला तो अपने कमरे में लेटा हुआ छुट्टी के दिन का आनंद ले रहा था, क्योंकि मैं जॉब से आके मेंटली टायर्ड हो जाता हूँ। क्योंकि गूगल की कंपनी में जॉब करना आसान काम नहीं है, इसीलिए छुट्टी वाले दिन में थोड़ी देर तक सोता रहता हूँ। आज मैं भी आराम से बिस्तर पर लेटा हुआ था कि तभी अचानक से खिड़की से एक बॉल आकर मेरे चेहरे पर लग गई। बॉल लगते ही मैं गुस्से में हिलमिलाता हुआ उठा और बॉल को लेकर घर से बाहर निकला। बाहर निकलकर मैंने देखा कि कुछ बच्चे वहाँ पर खेल रहे थे और मुझे देखते ही सभी बच्चे वहाँ से भागने लगे। लेकिन एक बच्चे को मैंने पकड़ लिया और उसको लेकर उसके घर की तरफ चल दिया ताकि उसकी शिकायत कर सकूं। लेकिन जैसे ही उसके घर के पास पहुंचकर मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो सामने से एक भाभी ने दरवाज़ा खोला, पर वो भी जवान लड़की लग रही थी और मैं उस लड़की को देखकर बस देखता ही रहा। उसको देखते ही पता नहीं मेरे मन में कुछ अजीब सी हलचल होने लगी। मैं तो ये भी भूल चुका था कि आखिर में वहाँ पर मैं क्यों गया था। मैं बस उस लड़की को देखे ही जा रहा था। गुलाबी रंग की साड़ी में लिपटी हुई थी, भीगे हुए बाल जो उसके घुटनों तक आ रहे थे, माथे पर लाल कुमकुम की बिंदी ऐसे लग रही थी जैसे भोर का सूरज उगा हो। उसके वो दो देखकर मैं तो पूरा सिस्टम ही हिल गया। उसकी पतली नाजुक कमर को देखकर मेरी उस पर से नज़र ही नहीं हट रही थी कि तभी उस लड़की ने अचानक मेरे साथ खड़े हुए बच्चे से पूछा, क्या हुआ बेटा, यह तुम्हारे साथ में कौन है? तब उस बच्चे ने कहा, चाची, वहाँ हम लोग खेल रहे थे तो गलती से बॉल इनके घर के अंदर चली गई। उस बच्चे की बात सुनते ही मेरा भी भ्रम टूटा और मैंने उस लड़की से बड़े ही प्यार से कह दिया, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, वह बच्चे गली में बॉल से खेल रहे थे। मैंने मन ही मन सोचा कि मुझे तो आपके बॉल के साथ खेलना है। फिर मैंने उसे बोला कि मैं तो बस इतना कहने आया था कि बच्चे इस गली में आराम से खेल लिया करो। किसी दूसरे के घर में बॉल जाती है तो दूसरों को परेशानी होती है। मेरे कहते ही उस बच्चे ने मुझे ताना मारते हुए कहा, अरे अंकल, आप मुझे लेकर तो ऐसे आ रहे थे जैसे पता नहीं मेरे घर पर जाकर कितनी लड़ाई करोगे, लेकिन आप तो बड़े ही प्यार से बोल रहे हैं। मैं उस बच्चे की बात सुनकर मुस्कुराता हुआ उस लड़की की तरफ देखता रहा और थोड़ी देर तक उस लड़की को देखने के बाद मैंने बोला, अच्छा ठीक है, अब हम चलते हैं, बाद में मिलते रहेंगे। अपने घर जाते जाते भी मेरे दिमाग में उस लड़की की तस्वीर ही छाई हुई थी, जहाँ मैं हर संडे सोकर और घर में टीवी देखकर बिताया करता था। वहीं अब मैं रोज सुबह सुबह अपनी छत पर चढ़ जाया करता था, क्योंकि वह लड़की रोज सुबह नहा धोकर अपने भीगे हुए बालों को सुखाती हुई छत पर आती है और अपनी पूजा करके वहां से चली जाती है। उसको इस तरह से देखता मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। धीरे धीरे करके यह सब मेरी दिनचर्या बन चुका था। अब तो जब भी वह बच्चा मेरे घर के बाहर खेलने के लिए आता तो मैं जानबूझकर उसको उसके घर तक छोड़कर आता, ताकि इसी बहाने मुझे उस लड़की के दर्शन हो जाए। एक दिन मैं ऑफिस से आ रहा था तो मैंने देखा कि उस लड़की के दरवाजे के बाहर एक ऑटो आकर रुका और उस ऑटो में से वह लड़की बाहर निकल रही थी। लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो उस लड़की को कहीं जगह चोट लगी हुई थी। मुझे लगा कि उसका एक्सीडेंट हो गया हो। फिर जब अगले दिन वह बच्चा हमारे घर के बाहर खेलने के लिए आया तो मैंने उससे पूछा, अरे बेटा, मुझे यह बताओ कि तुम्हारी चाची को चोट कैसे लग गई? उनका कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या? फिर उस बच्चे ने बड़ी मासूमियत के साथ मुझसे कहा, अरे नहीं अंकल,
चाची को तो चोट लगती ही रहती है, लेकिन उनका एक्सीडेंट नहीं होता। वह तो चाचा उन्हें मारते हैं, इसलिए उनको चोट आती है। छोटे से बच्चे के मुंह से उस लड़की के बारे में ऐसा सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। मुझे उसके पति पर गुस्सा भी आ रहा था कि कोई इतनी नाजुक और कोमल लड़की को इतनी बेरहमी से कैसे मार सकता है। लेकिन आखिर में मैं कर भी क्या सकता था। अगले दिन सुबह मैं जल्दी उठकर छत पर गया ताकि उसे देख सकूं कि उसके अब जख्म कैसे है। लेकिन मैंने देखा कि आज वह छत पर आई ही नहीं थी। अगले दिन मैं फिर छत पर उसका इंतज़ार करने लगा, लेकिन मुझे वह फिर भी दिखाई नहीं दी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसके बारे में अब कैसे पता करूं, कैसे उसको देखूं। फिर एक कटोरी ली और मैं उसके घर की तरफ चल दिया। जैसे ही मैंने घर का दरवाज़ा खोला तो वही लड़की खड़ी हुई थी। उसको देखकर मैं बस उसको देखता ही जा रहा था। उसके जख्मों पर से मेरी निगाहें हटी ही नहीं रही थी, लेकिन वह लड़की भी मुझे इस तरीके से अपने आप को देखते हुए थोड़ी सी झिझक रही थी। फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे थोड़ी चीनी चाहिए थी, क्या आप मुझे थोड़ी सी चीनी दे देगी? उस लड़की ने बिना कुछ कहे मेरे हाथ से कटोरी ले ली और मुझे उसमें चीनी लाकर दे दी। चीनी के बाद फिर मैं अपने घर की तरफ मुड़ा, लेकिन मैंने हिम्मत करके उससे पूछ लिया कि आपको चोट लगी, वह अब कैसी है और आप छत पर पूजा करने के लिए क्यों नहीं आती? मेरे सवाल सुनकर वह लड़की बहुत बुरी तरीके से घबराने लगी और जल्दी से अपने घर में वापस चली गई। मैं भी उससे बिना कुछ कहे अपने घर की तरफ मुड़ गया, लेकिन मेरे मन में उसके लिए बहुत सारे सवाल घूम रहे थे। पता नहीं मुझे अपने सवालों का जवाब अब कब मिलेगा, लेकिन मैं किसी न किसी बहाने से उसके घर पर जाया करता था कि मैं उसको देख सकूं। उसकी एक झलक पाने के लिए मैं बहुत कोशिश करता था। एक दिन मैंने देखा कि वह फिर से ऑटो में से बैठकर कहीं पर जा रही थी, लेकिन आज मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। उसका पीछा करते करते मैंने देखा कि वह हॉस्पिटल की तरफ जा रही थी। हॉस्पिटल के बाहर ऑटो रुकते ही वहाँ लंगड़ाती हुई उस हॉस्पिटल के अंदर चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे चल दिया। फिर मैंने उसे धीरे से आवाज़ देकर रोकने की कोशिश की। मेरी आवाज़ सुनकर वह रुक तो गई, लेकिन मुझे देखकर वह घबराने लगी और वहाँ से जल्दी जल्दी जाने लगी। फिर मैंने उसके आगे जाकर उसे रोक लिया और मैंने कहा, आप मुझसे इतना घबराती क्यों है? मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। मैं तो बस इतना पूछना चाहता हूँ कि आपको इतनी सारी चोट कैसे लगती है? मेरे यह सवाल सुनकर वह लड़की आज रो पड़ी। उसको रोता हुआ देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी चुभन सी हो रही थी। फिर मैंने उसको आराम से एक कुर्सी पर बिठा दिया और मैं भी उसके पास बैठ गया। थोड़ी देर के बाद उसने मुझसे कहा, क्या करूं, यह सब तो मेरे नसीब में ही लिखा हुआ है। मेरा पति मुझ पर बहुत शक करता है। घर में कुछ कमा कर भी नहीं ला कर देता, इसलिए वह मुझे मारता रहता है। मैं इस जिंदगी से बहुत थक चुकी हूँ और अब मैं और मार नहीं खा सकती। मैं बस अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मरना भी इतना आसान नहीं होता। फिर मैंने थोड़ी सी हिम्मत करके उस लड़की से कहा कि अगर आप उस घर में उस पति के साथ क्यों खुश नहीं है तो आप वहाँ से चली क्यों नहीं जाती? उस लड़की ने मेरी तरफ देखकर कहा, मैं कहाँ जाऊँगी, मेरे तो माँ बाप भी इस दुनिया में नहीं है कि मैं वहाँ चली जाऊँ। और आखिर में अगर चली भी गई तो किसके साथ रहूँगी? कौन मेरा हाथ थाम लेगा? मैंने उसके सवाल सुनने के बाद धीरे से कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना आपके साथ, मैं आपका साथ दूंगा, मैं आपका हाथ थाम लूँगा। जिस दिन से मैंने आपको देखा है उस दिन से लेकर आज तक मेरे दिल में बस आप ही आप बसी हुई है। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ मेरी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। जितने ज़ख्म उस आदमी ने आपको दिए हैं
मैं आपको उससे कहीं ज़्यादा प्यार देना चाहता हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। मेरी बातें सुनकर वह लड़की मेरी तरफ काफ़ी देर तक बस ऐसे ही देखती रही। फिर उसने मुझे कहा, ठीक है, मुझे उस ज़िंदगी से निकलना है, मैं अब नहीं रह सकती, मुझे यहाँ से ले चलो, लेकिन बस इतना याद रखना कि अगर मेरे साथ दोबारा ऐसा हुआ तो मैं अब ज़िंदा नहीं रहूँगी। मैंने उसको वादा किया कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी खुशियों से भर दूँगा। फिर मैंने उस लड़की को डॉक्टर से दवाई दिलवा कर उसको अपने दूसरे दोस्त के घर पर छोड़ आया और मैंने उससे कहा कि मैं अपना सारा सामान लेकर कल तक आ जाऊँगा, इतने में तुम मेरा इंतज़ार करना। उसको अपने दोस्त के पास छोड़ने के बाद मैं अपने घर आ गया। घर जाने पर मैंने देखा कि पूरे मोहल्ले में उस लड़की के गुम होने की खबर फैल चुकी है। मैं एक दिन अपने घर पर ही रहा ताकि कोई मुझ पर शक ना करे, और अगले दिन मैंने सबको यह बोल दिया कि मेरी नौकरी दूसरी जगह लग गई है। अब मैं वहीं पर रहूँगा। अपना सारा सामान लेकर मैं उस लड़की के साथ दूर, बहुत दूर जाकर रहने लगा, और अब हम दोनों एक साथ अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी बिता रहे हैं। अब मानो मैंने उस लड़की एक नई ज़िंदगी दी है। अब मैं उस लड़की को बहुत खुश रखता हूँ, मैं उसे बहुत प्यार देता हूँ, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं रहने देता हूँ। वह मेरे साथ बहुत खुश है। उसको तो अब जन्नत ही मिल गई और मैं अब आसानी से मेरी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकूँगा। दोस्तों, आपको ये हमारी दर्द भरी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारी ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारी इस स्टोरी प्लेस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद। लव इज़ लाइक द वाइन, यू कांट सी इट बट यू कैन फील इट। थैंक यू।